नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल किरनी। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। दिल्ली से जो बड़ी खबर है, बीजेपी और आप के बीच इस वक्त सियासी तकरार देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी तक आमने सामने नजर आ रही है और केजरीवाल पर हमला कराने का यह बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है और यह सिलसिला काफी देर से चल रहा है और यह सिलसिला यहीं पर नहीं थम रहा है। अगले साल दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जो सुर हैं वो गरमाते हुए दोनों तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी तकरार। आप बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे, केजरीवाल पर हमला करने का लगाया आरोप। आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपने बीजेपी पर लगाए कई बड़े आरोप। उनकी जान जा सकती है, ऐसा साफ तौर पर कहना था आम आदमी पार्टी का। और उसके बाद में पलटवार होता है और आपको बता दें कि बीजेपी बोली, हताशा, निराशा, झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के हथियार। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पलटवार किया भाजपा की तरफ से लगातार। मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो यही आरोप लगाती रही कि पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ है और इसमें साफ तौर पर बीजेपी के गुंडे जो हैं वहां पर मौजूद थे। इस तरह की बयानबाजी वहां पर देखने को मिली है और वहां पे संजय सिंह ने भी आरोप लगाए। उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाए। हर कोई आरोप लगाता हुआ नजर आया। आरोपों की झड़ी वहां पर होती हुई नजर आई। बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए गए कि यह सब कुछ जो हुआ है पद यात्रा के दौरान हुआ। इस साफ तौर पर एक सिक्योरिटी बीफ अब था और ये हमला है केजरीवाल के ऊपर। बिल्कुल, और यह हमला पहली बार नहीं किया गया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कई बार हमले के आरोप लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर जान से मारने की जो आरोप है वो पहले भी लगाया गया है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उस समय भी अरविंद केजरीवाल पर जो है वो इस तरह के आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए थे कि बीजेपी उनकी जान लेना चाहती है। खास तौर पर जब उनका शुगर लेवल बढ़ गया था तो उस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों की कंट्रोवर्सी चली थी। उस कंट्रोवर्सी के बीच उसके बाद फिर उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स बीच में जब आए तो डॉक्टर्स ने उस मामले को क्लियर किया था। लेकिन ये लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है, खास तौर पर इस मामले में कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके पीछे बीजेपी लगी हुई है। उनकी जान भी जा सकती थी। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी ने तुरंत से पलटवार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हताशा है, निराशा है, ये झूठ का प्रचार है और झूठ के पुलिंदे इस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी फांक रही है। बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से ये साफ तौर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, संजय सिंह ने बयान भी ये कहा कि जेल में भी हमले की आशंका थी, उनको जान से मारने के लिए कोशिशें की गई और अब बाहर आए हैं तो बाहर भी यही कोशिशें हो रही हैं। पद यात्रा होती है। हालांकि वहां पर कुछ लोग पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की रीति नीति से खुश नहीं थे। वहां विरोध प्रदर्शन होता है तो वहां पर इस तरह की आशंका जताई गई कि वहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है। पर उसके बाद साफ पिक्चर कोई अभी तक निकल के सामने नहीं आई है कि आरोप लग रहा है क्या वाकई ही हमला किया गया था। वहां पर लोग उग्र क्यों हो गए, कुछ युवक वहां पे थे वो उग्र क्यों हो गए। वहां पर कुछ बातें निकल के सामने आई थी कि वहां पर गंदे पानी को लेकर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे थे और काली पट्टियां उन्होंने बांधी हुई थी, उस काले झंडे हाथ में लिए हुए थे। उन सब के बीच में वो वहां पहुंचे हुए थे और विरोध प्रदर्शन अपना जताते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी ने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से वो जो उग्र प्रदर्शन था, वो प्रदर्शनकारी थे, वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंच पाए थे। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से इस वक्त वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरोपों को लेकर नहीं चूक रही और दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार करने से पीछे नहीं है और दोनों के बीच इस वक्त जुबानी जंग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच सीएम आतिशी जो अभी मुख्यमंत्री बनी हैं, मुख्यमंत्री का पद संभाला है, वो भी इस कंट्रोवर्सी में पड़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी केजरीवाल को मारना चाहती है। ये पहली बार नहीं, पहले भी हमने कहा कि जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो उस समय भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी सामने आ चुकी है, फ्रंट फुट पर है। बीजेपी के बड़े नेता इसका सीधा पलटवार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त हताश और निराश नजर आ रही है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा
हथियार बनाते हुए नजर आ रही है। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, ये पूरा मामला क्या है? और ये पहली बार नहीं, पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि आखिर बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल विकासपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विकासपुरी में कल एक जनसभा कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उन पर कुछ युवाओं ने हमला किया। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ईडी और सीबीआई के चंगुल में रहे, उसके बाद वो जेल गए और ये भाजपा की साजिश पर हुआ। और अब जब कोर्ट ने उनको राहत दी है, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आरोप लगातार कल से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हो, उसके अलावा तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये साजिश है, उन पर हमला कराकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश। लेकिन केशव, इसका दूसरा पहलू तो जांच भी आती है। क्या जांच अभी तक हुई है? और अगर हुई है तो इस जांच में क्या कुछ पाया गया है? देखिए, अभी कोई प्रारंभिक जांच की पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्योंकि हाथों में काला कपड़ा लेकर ही अपना विरोध जरूर दर्ज कर रहे थे। केशव, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने काली पट्टियां बांधी, जिन्होंने काले झंडे हाथ में पकड़े हुए थे? ये लोग वहां पर कौन थे? किन मुद्दों को लेकर वहां पर वो पहुंचे हुए थे? क्या वो कोई बातचीत हुई उनके साथ? देखिए शायद ये जांच का विषय है, इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। भाजपा के अपने आरोप हैं, आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं और जब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण देना कि ये लोग कौन थे, किसने भेजे थे, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द दिल्ली पुलिस इस पर अपनी तस्वीर साफ करेगी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा ये किसने भेजे थे, ये लोग कौन थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग कौन थे जो कि विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, किन मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे थे ये? क्या इनके कोई मिसाइलें थे ऐसे जो कि वो अपने लेकर वहां पहुंचे हुए थे? क्या वो अपनी गुहार पहुंचाना चाहते थे? क्या वो आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों से संतुष्ट थे या नहीं थे? देखिए, बिल्कुल कल जो युवा विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल की रैली में थे, वो अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका ये कहना था कि दिल्ली में बेरोजगारी है, दिल्ली में गंदा पानी है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने भी, केशव, यही बात कही है पलटवार में। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जहां भी अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा करते हैं वहां लोग उनका विरोध कर रहे हैं और जब विरोध करते हैं तो वो उसे हमला समझ लेते हैं और हमला समझने के बाद वो निशाना और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देते हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कई इलाकों में ये जरूर मानना होगा कि लोगों के प्रति लोगों की नाराजगी जरूर है, चाहे पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो। ये समस्याएं रही हैं जिनका सामना अब आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी पर कई आरोप ऐसे लगाए गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, ये स्थानीय लोग हैं। फिलहाल ये समझना बहुत मुश्किल है कि राजनीति है या महज एक सहयोग है जिसका सामना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल है इस चीज को समझना। तो ये जिस तरह से निकल के सामने आएगा, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। मैं इनसे ये भी समझना चाहूंगा, कल सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली है जब ये उग्र प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रशासन जो है वो लगातार अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। पूर्व मुख्यमंत्री के बतौर उनके पास बड़ा सुरक्षा चक्र है जो लगातार उनकी सुरक्षा में रहता है। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी होती है। मुख्यमंत्री को सुरक्षा देना और उनको भीड़ से इंटरेक्ट करवाना और भीड़ से इंटरेक्शन के बीच में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है। ठीक है केशव, ठीक है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक दूसरे पर भावनात्मक राजनीति के तहत आरोपों की झड़ी या फिर आरोपों की जो बौछार है वो लगातार देखने को मिल रही है, और आम आदमी पार्टी इसको भुनाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर आतंकवाद को लेकर सेना इस वक्त सख्त नजर आ रही है और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बारामूला में सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। एक बड़े हमले के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है और आतंकी हमले के बाद सेना ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। पूरे इलाके को इस वक्त घेराबंदी कर दी है और घेराबंदी कर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिन आतंकियों ने वहां पर हमले को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए थे, कुछ पोर्टर भी उसमें मारे गए थे, उसके बाद तुरंत वहां पर सेना ने हाई एक्शन में आकर जो वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं उनका सर्च ऑपरेशन कर रही है। तमाम जो तकनीकी उपकरण हैं उनके सहारे से उनको ढूंढा जा रहा है। हेलीकॉप्टर से हवाई नजर बनाई जा रही है, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है और खुद सेना के जवान फिजिकली जमीन पर उतरकर जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर ये देखने को मिला था, जहां पर आतंकवाद को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है, पर सबके बीच में जैसे सरकार बनती है उसके ठीक कुछ ही दिनों के अंदर 4 बड़े हमले होते हैं और ये हमला बहुत बड़ा हमला था। उससे पहले भी हमने देखा था सोनमार्ग के जहां पर टनल काम में लगे हुए श्रमिकों पे टारगेट किया गया था, वहां पर 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अब ये घात लगाकर बैठे हुए आतंकवादियों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया, जिसमें कि 3 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर भी शहीद हुए। और लगातार जिस तरह से पोर्टर जो है काफी अहम भूमिका निभाते हैं फौज के लिए, और उसके बाद उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है, पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इनको नस्तनाबूद करने के लिए किस तरह के कदम जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी, एजेंसीज उठाएंगी, किस तरह से पूरी तरह से ये कदम उठाए जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार निगरानी बनाई जा रही है, पर हमेशा अटैक होने के बाद ही निगरानी बनाई जाती है, उससे पहले पता नहीं चलता ये लोग कहां से आते हैं और कहां पे अटैक करके निकल जाते हैं। साफ तौर हर किसी ने इस बात की निंदा की है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, हर किसी ने इसकी निंदा की है, इस घटना की निंदा की कि इस तरह से पाकिस्तान अगर सोचता है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान बना देगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अगर रिश्ते ठीक करने हैं तो ये खून खराबे का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, उसको शांति बहाली करनी पड़ेगी। तो बड़ी बात है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर कब नस्तोनाबूद होंगे, कब जम्मू कश्मीर शांति बहाली की राह पर चलेगा? क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट बनती है, ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद 4 बड़े हमले एक सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि अभी अभी सरकार का गठन हुआ और सरकार के गठन होने के बाद ही आतंकवादियों ने एक बार फिर से अपनी जो धार है वो जमाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की है। खास तौर पर कश्मीर घाटी, जिसे पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा था कि अब आतंकवाद फ्री हो चुका है, आतंकवाद वहां से मुक्त हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जिस तरह से आतंकी वहां पर हमले कर रहे हैं वो एक बार फिर से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर कभी भी आतंकवाद मुक्त नहीं हो सकता, आतंकवादी यहाँ पर हैं। लेकिन अब यह देखना है कि किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस रणनीति के साथ इस वक्त सरकार काम करेगी। खासतौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे काम करेगी, सुरक्षा एजेंसियां कैसे जमीन पर उतरेंगी और अपने अपने सोर्सेज और अपने अपने सूत्रों के तहत उन तमाम जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी जो जड़ें इस वक्त कश्मीर को फिर से उसी राह पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से कुछ समय पहले था। 90 का दशक था या फिर 2000 से 2010 के बीच का जो दशक था, वो भी हमने देखा है किस तरह से आतंकवाद पनपा है। और पिछले कुछ दिनों में साहिल, जम्मू के अंदर भी कई सारे हमले हुए थे। बिल्कुल, ना मात्र कश्मीर बल्कि जम्मू को भी निशाना बनाया गया। बिल्कुल, जम्मू को भी निशाना बनाया गया था, बहुत से हमले देखने को मिले। उन सबके बीच में सबसे अहम बात यह आती है, कल भी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी अपना बयान देते हुए बताया कि पिछले 30 साल से वो ये चीजें देख रहे हैं, ये झेल रहे हैं, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। 1990 का दशक क्या वापस लाना चाहते हैं? उसमें बड़ा सवाल यहाँ पे यह आ जाता है, सुरक्षा एजेंसीज वो किस तरह से यहाँ पे कार्य करेंगी और किस तरह से समन्वय बनाकर चलना पड़ेगा केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ केंद्रीय गवर्नमेंट को, किस तरह से बन सकता है और उसके बाद वहां पे किस तरह के फैसले जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है लगातार ये हमले होना। इरशाद इस वक्त हमारे साथ बारामूला से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इरशाद, किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितना मुश्किल है, क्योंकि आसान नहीं है। जिस तरह से आतंकवादी पहुंच रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उसके बाद गायब हो रहे हैं, उनको संरक्षण भी मिल रहा है और ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये जो आतंकी है ये वेल ट्रेंड है, अच्छे हथियारों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं।
जी बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम देखा जाए यहाँ पे सरहदी इलाके गुलमर्ग की बात करें, जहाँ पे आपको याद है एक दो दिन पहले वहाँ पे जो अटैक किया गया एक आर्मी व्हीकल के ऊपर, हालांकि उसमें कई लोग जो है जाम बाग हुए। और उसके बाद जो है सख्त जो तरीन यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस वक्त भी गुलमर्ग के मुख्तलिफ जो जंगलात में, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि इससे पहले की बात करें, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन बिड को पिछली दफ़ा जो नाकामयाब किया गया फौज की जानिब से, और लगातार जो है इस वक्त वहाँ पे जो फौजी सरबरा यानी कि जो GOC 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीजन के साथ साथ चाहे दीगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरान हैं वो बाकायदा तौर पर इस पे मोनिटर कर रहे हैं। अगर हम इस गुलमर्ग के अटैक के हवाले से बात करें, उस अटैक के बाद जो है बाकायदा तौर पर NIA की टीम वहाँ पे पहुंची, और इस वक्त लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन एक दो दिन से हो रहा है। ये जो मिलिटेंट्स है ये कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके इस इलाके में पहुंचे और कहाँ पे चूक है, हालांकि वो देखी जा रही है। और बाकायदा तौर पर ये एक दो दिन से, जब से ये अटैक हुआ तब से यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फौज की जानिब से, चाहे हम यहाँ पे CRPF या दीगर शायद बिल्कुल इसमें एक अहम सवाल ये भी उठता है, सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है, सुरक्षा एजेंसीज जो है वो अलर्ट मोड पर है, पर उन सबके बीच में ये आतंकवाद जिस तरह से पनप रहा है अब दोबारा से, तो इस किस तरफ इशारा कर रहा है, किस तरह से इसको खत्म करने की जरूरत है। ये आतंकी आजकल अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर कर ये अटैक कर रहे हैं, अटैक करते हैं और भाग जाते हैं, इनका अता पता कुछ लगता नहीं है, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं तभी अभी तक अता पता नहीं लग पाया है। देखिए साहिल, अगर देखा जाए सरहदी इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, जहाँ जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेट करके जो है कश्मीर घाटी में आते हैं, और उसके बाद जो है ये अलग अलग इलाकों में जो अटैक्स करते हैं, क्योंकि ये वेल ट्रेन होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पे ट्रेन इनको किया जाता है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे घाटी में आते हैं, और उसके बाद इन अलग अलग जगहों पे ये हमले करते हैं। और देखा जाए इस पे बाज़ाब्ता तौर पर रोकने के लिए फौज को भी कदम उठाना चाहिए, जो सरहदी इलाकों में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जिस तरह से मैंने पहले बताया, वहाँ पे कई कई जगहों पे जो फेंसिंग नहीं है वहाँ पे फेंसिंग देने की ज़रूरत है, और पूरी तरह से जो है चाक चौबंद होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ताकि इन हमलों से हमें निजात मिल रही। और इरशाद, एक और बड़ी चुनौती है, खास तौर पर एक हमला होता है, वहां पर जांच शुरू होती है, वहां पर फोकस रहता है, तो तुरंत दूसरी जगह हमला हो जाता है, यानी डाइवर्ट हो जाता है। फिर सिक्योरिटी एजेंसीज भी डाइवर्ट होती हैं, सेना भी, पुलिस भी डाइवर्ट हो जाती है, और फिर वहां पर जब छानबीन शुरू होती है तो फिर तीसरी जगह हमला होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये पहले भी हमने देखी है 90 के दशक में, और आज फिर से वही अपनाई जा रही है। इससे निपटने के लिए अभी क्या एक प्लानिंग तैयार की जा रही है? क्योंकि जब तक यहां से भी एक रणनीति तैयार नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से पूरा जवाब जो है वो नहीं दिया जा पाएगा। देखिए बिल्कुल, आज से तकरीबन चंद साल पहले यानी कि दफ़ा 370 के बाद काफ़ी कंट्रोल हुआ था इस पे, हालांकि जब से यहाँ पे नई सरकार बन गई यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बन गई, हालांकि तब से लगातार इस तरह के अटैक जो हैं घाटी में हो रहे हैं, यानी कि साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। और देखा जाए इस पे बाकायदा तौर पर फौज भी अपने हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपने हिसाब से काम कर रही है, या दीगर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हवाले से बात करें, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर गुलमर्ग के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर जो गांदरबल में अटैक हुआ उसमें भी कई आम लोग जो जाने हैं वो चले गए। उसके बाद जो है दूसरा अटैक साउथ कश्मीर के इलाके में हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पे गुलमर्ग में। और देखा जाए फौज को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए इस तरह के अटैक जो है वो बिल्कुल इरशाद, इस तरह के अटैक एक चुनौती बने हुए हैं सुरक्षा बलों के लिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि उड़ी सेक्टर जो है हमेशा एक हॉट पॉइंट रहा है आतंकवादियों के लिए घुसपैठ करने के लिए, तो उस तरफ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं इस वक्त की गई हैं, क्योंकि लगातार ये अटैक होना एक चिंता का विषय है और एक सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं। देखिए अगर जो देखा जाए सरहदी कस्बा उड़ी के हवाले से बात करें, क्योंकि मैं कल लाइन ऑफ कंट्रोल से आया, जो चौटाली है, मैदान है, सिलासन है, यानी कि ये गुलमर्ग से कनेक्ट होता है, और वहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और चाहे हम बैंकरों के हवाले से बात करें, जो बाकी अलग अलग जगहों पे उनके जो यूनिट कायम किए गए वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और देखा जाए ये जो
पिछले दिनों की बात करें, जो हमले लगातार हो रहे हैं, इससे निपटने के लिए जो फौज भी जो है इस ठीक है वक्त इरशाद। बाकायदा तौर पर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। आप भी ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत ही वहाँ पर महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद के इलाकों को कवर करना है, उसके लिए हमारे सहयोगी हमेशा डटे हुए हैं। तो आगे बढ़ेंगे जरा। एक तरफ जहां आतंकवाद से जो सेना है या सेना के जो जवान हैं उनके हमलों में शहादत प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त कुलगाम से सामने आ रही है, जहां पर सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। और बेहद ही ये दुखद मामला, जिस तरह से देखा है पहले भी हमले लगातार आतंकवाद की तरफ से हो रहे हैं और उन आतंकवादी हमले में सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा और दुखद मामला है जहां पर गाड़ी खाई में गिरने से एक जवान की जान गई है। कुलगाम में ये सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। और देखिए एक तरफ किस तरह से साहिल सेना पूरे दिन रात मुस्तैद रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये हादसे होना ये भी एक बहुत दुखद मामला है। बिल्कुल चिंता का विषय है हादसे होना, क्योंकि हादसा आप क्या कर सकते हैं, हादसा क्या तो नहीं आता, हादसा हुआ है, पर यह भी दुखद है बहुत कि हादसा हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गया है और 9 जवान जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना की गाड़ी खाई में गिरती है, जिसके बाद गाड़ी खाई गिरने से एक जवान की शहादत होती है और सड़क हादसे में 9 जवान जो है इसमें घायल हो जाते हैं। घायल जवानों को अस्पताल भर्ती करवाया गया है और इलाज उनका वहां पर चल रहा है। ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरह से हादसा हुआ और जवान 9 घायल हो गए हैं और एक जो है की मृत्यु होगी। ये हादसे के अंदर ये साफ तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये खाई में गिरा वाहन जो है था, उसके बाद वहाँ पर जवान की एक मृत्यु होती है, 9 उसमें घायल रहते हैं। अब बाकी घायलों का इलाज तो अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर ये जो लिस्ट है ये आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसके साथ साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाहन क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि ये जब गहरी खाई में जा गिरा इसमें सेना के जवान सवार थे, ये उन्हीं की गाड़ी थी, उन्हीं का वाहन था, लेकिन अचानक से ये हादसा हुआ और हादसे के बाद ये तस्वीर निकल कर आई। लेकिन ये तस्वीर जो है ये बेहद ही दुखद तस्वीर इसलिए भी बताई जा सकती है क्योंकि ये जो सारे जवान हैं ये बाहरी राज्यों के आकर यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ पर या फिर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर या हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरह का ये नेचुरल हादसा होता है तो ये बेहद ही दुख भरा होता है। फिलहाल जो इंजर्ड हैं ये उनकी लिस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर और क्षतिग्रस्त हुआ वाहन भी, एक जवान इसमें जो है जिसकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल 9 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं, एक जवान की मृत्यु हुई है और जिस तरह से ये हादसा पेश आया काफ़ी दुखद हादसा है। ये इस तरह के हादसे नहीं हों तो बेहतर है, क्योंकि ये बाहरी राज्यों से आए हुए यहाँ पर नौकरी करने के लिए और उसके बाद ये हादसा हो जाता है और हमेशा सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा ये खड़े रहते हैं और पुख्ता बंदोबस्त हमेशा किए होते हैं और वही अपनी ड्यूटी के दौरान जा रहे थे ये जवान, जिसमें कि एक जवान की मृत्यु होती है और 9 घायल हो जाते हैं। बिल्कुल अब जरा आगे बढ़ेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए आज बेहद खास दिन है। वो इसलिए क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का विलय दिवस हुआ था, आज ही के दिन हुआ था 1947 में। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया था, विलय हुआ था। लेकिन बहुत बड़ा दिन आज जम्मू कश्मीर के लिए और इस दिन को बेहद खास तरीके से मनाया जाता है, याद किया जाता है किस तरह से डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह उस समय बड़ी ही जदोजहद के साथ, जब पाकिस्तान के साथ इस तरह के हालात बने, युद्ध जैसे हालात बने, युद्ध भी हुआ, कई सारे लोग इसमें जिन्होंने अपनी जानें भी गंवाई, लेकिन उसके बाद तुरंत जो उस समय के शासक थे, तत्कालीन शासक जो उस समय थे हरि सिंह, उन्होंने एक सूझबूझ दिखाकर, एक समझदारी दिखाकर भारत के साथ जो है वो जाने का फैसला लिया। भारत के साथ पहले जो सुरक्षा है वो मांगी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, फिर भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में अपने सैनिकों को भेजा गया। पाकिस्तान के साथ उस समय युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हमारी जीत हुई। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा। उस समय आधिकारिक तौर पर साहिल जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो भारत के साथ हो गया। ये 26 अक्टूबर 1947 की बिल्कुल वो तस्वीर है, आज़ादी के ठीक बाद की तस्वीर। बिल्कुल 26 अक्टूबर 1947 से एक ऐतिहासिक दिन जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, भारत के साथ भारत का अभिन्न अंग बना जम्मू कश्मीर। और एक बहुत बड़ी बात, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ
बैठक हुई साफ तौर पर जब कबालियों का हमला हुआ जम्मू कश्मीर पर, उस वक्त जब सैन्य मदद मांगी गई उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया कि भारत के साथ विलय होना ही जरूरी है और विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। और 2020 से आज के दिन छुट्टी भी अनाउंस हुई विलय दिवस के ऊपर। 2020 से पहले ये छुट्टी नहीं थी। एक बहुत बड़े सवाल उठते हैं। आज महाराजा हरि सिंह को हर कोई याद करता है, हर एक राजनीतिक दल जो है वो कहता है कि महाराजा हरि सिंह ने बहुत काम किए, पर तब काला दिवस मनाया जाता था। और अब 2020 में ये छुट्टी अनाउंस हुई, उसके बाद महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की भी छुट्टी अनाउंस हुई। आज हर किसी को महाराजा हरि सिंह याद आते हैं, पर तब नहीं आते थे जब वो रियासत जम्मू कश्मीर को छोड़कर मुंबई चले गए थे। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त महाराष्ट्र में लगातार सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां और भी तेज नजर आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की वो तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र के सभी सियासी दल इस वक्त अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर अपनी पार्टी को जो है वो जनसंपर्क या लोगों से मिलने की, अपने अपने जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है। प्रचार प्रसार का सिलसिला भी तेज हो रहा है ताकि इन विधानसभा के चुनाव में अपना अपना जनाधार बना जाए। लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होने के बाद विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हर पार्टी, हर दल और हर गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ से महायुति और दूसरी तरफ से महा विकास आघाड़ी, जिनके बीच ये सीधा सीधा मुकाबला महाराष्ट्र के इन चुनाव में माना जा रहा है। बिल्कुल 288 सीटों पर यह चुनाव होगा 20 नवंबर को, तो बहुत अहम माना जा रहा है। 23 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे, पर इन सबके बीच में गठबंधन जो है एक काफी अहम भूमिका महाराष्ट्र के चुनाव में भी बनाता हुआ नजर आया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी गठबंधन ने एक अलग रूप लिया था, महाराष्ट्र के चुनाव में भी गठबंधन एक अलग रूप रहेगा। 288 सीटें हैं यहाँ पर, और झारखंड में जो चुनाव है उसमें भी महागठबंधन जो है एक अलग रूप के सामने आ रहा है और लगातार बगावती सुर जो है हर एक पार्टी के देखने को मिल रहे हैं। जहां पर सपा ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो अगर 5 सीटें दो, नहीं तो हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि सपा भी साफ तौर पर बगावती सुर अपने दिखाते हुए नजर आ रही है। उन सब के बीच में शिवसेना, यूपीटी ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है। अभी तक शिवसेना ने बात की है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला जो है अभी तक किया गया है। बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस की पूरी लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस 105 या 106 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बड़े भाई के तौर पर, और आज फाइनल लिस्ट और पूरी लिस्ट 105 या 106, जब भी जितनी भी सीटें कांग्रेस के पक्ष में हो, उन तमाम सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी निकल कर आएंगे। फिलहाल हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हकीम, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत बड़े लेवल पर देखी जाती है और उसका जीता जागता उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है। कैसे पार्टियां टूटी हैं, कैसे सरकारें बनी हैं, कैसे नंबर्स को तोड़ा गया है, जोड़ा गया है, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र के इन चुनाव से पहले हमने देखी हुई हैं। इस बार की क्या स्थिति है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पे जो परिवर्तन है वो देखा गया था 2019 के बाद। गर्म हो चुकी है और कहीं न कहीं अगर बात करें अब ये तीनों दलों की, यानी कि महाविकास आघाड़ी की, महायुति की, या फिर और नया दल जो निकल करके आ रहा है महादल करके, उसका एक नाम
नामकरण किया जाने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। लेकिन ये तीनों दल जो है वो कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र की रणनीति में नए नए बदलाव जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी या फिर शरद पवार के गुट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं आज की अगर बात करें तो दिल्ली से एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। 90 सीटों पर तीनों पार्टियां लड़ने की बात जो है थोरात ने कही है, कांग्रेस के बड़े नेता है और उन्होंने कही है कि 90 सीटों का फार्मूला जो है वो तय हो चुका है दिल्ली से। अब समझ में आएगा कि किस तरीके से फार्मूला बनेगा। तो मतलब हकीम पहले 105 से 106 सीटें कांग्रेस बताई रही थी, लेकिन क्या वो सहमति नहीं बनी और अब बराबर सीटें सभी को दी गई हैं? देखिए, कल के अगर हम बात करते तो 85 सीटों का फार्मूला जो है वो तय हुआ था, लेकिन आज सुबह सवेरे तक जो है वो नई अपडेट आई है 90 का फार्मूला। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो अड़ कर बैठी है कि 100 से ऊपर सीटें उसे चाहिए। अभी चर्चाएं जारी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी दूसरी लिस्ट आज जो है वो जारी कर दी। 23 सीटें जो है वो दूसरी लिस्ट के जो है वो जारी कर दिए है। वहीं शिवसेना ने भी जो है वो उसकी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसमें 15 जो नाम है शिवसेना यूबीटी के, वो 15 नए नाम जो है। चलिए, रोकना चाहूंगा फिलहाल, आप बने रहिएगा। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट के तरफ से बड़ी खबर, 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, शिवसेना ने अब तक 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। एक चरण के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी सीटों पर मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से अपने अपने प्रत्याशियों को यहां पर मैदान में छोड़ा जा रहा है। और पहले तो सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब सहमति बन गई थी। 90 सीटों पर यह फॉर्मूला ये महा विकास आघाड़ी के बीच तय हुआ है और उसी आधार पर अब अपने अपने उम्मीदवार भी सभी दल सामने रख रहे हैं। और इस बीच उद्धव गुट ने भी अपने 20 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अपना दाव जो है वो सीधे सीधे महाराष्ट्र के अखाड़े में ठोक दिया है। फिलहाल देखना होगा दोनों गठबंधनों में कौन सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगा और कौन सरकार बनाएगा। हमारे साथ हकीम देशमुख बने हुए हैं। हकीम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन चुनाव में यह भी बनता है, क्या ये चुनाव इस नजरिए से भी देखे जा सकते हैं, असली शिवसेना या पुरानी शिवसेना और नई शिवसेना, पुरानी एनसीपी वर्सेस नई एनसीपी, क्या इस नजरिए से भी इन चुनाव को देखा जा सकता है? दोनों भी शिवसेना के लिए एक चुनौती का सवाल है। कहीं न कहीं दोनों शिवसेना के लिए अपने प्रेस्टीज का सवाल है और कौन ज्यादा सीटें लेकर के आता है इस पर जनता भी तय करेगी कि असली शिवसेना किसकी है। उद्धव गुट की असली शिवसेना है या फिर शिंदे की असली शिवसेना है, क्योंकि दोनों भी जो है वो डट कर लगे हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद जिस तरीके से 2 गुट शिवसेना के हुए थे, शिंदे गुट अलग हुआ, उसके बाद यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे का नया गुट बना और उसके बाद शरद पवार के एनसीपी टूटी, उसके 2 गुट बने। अब देखना ये होगा कि कौन सी शिवसेना और कौन सी एनसीपी जो है वो ज्यादा सीटें लेकर के आती है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना दोनों ही खाली हो चुकी थी। 40 विधायक जो है वो दूसरे दल में जा चुके थे और बहुत कम सीटें इनके पास बची थी। अब नए चेहरों को कहीं न कहीं जो है वो आगे लाया जा रहा है, नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जा रहा है, नए चेहरे लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा ये नए चेहरे क्या अपना इतिहास बनाते हैं। हकीम देशमुख, बड़ा सवाल यही उठता है कि नए चेहरे जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं चुनावों के बीच में। पर इन सबके बीच में जितना उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाता है लोकसभा के लिए, उसी तरह महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 288 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है महाराष्ट्र की तरफ से। तो लोकसभा में जिस तरह से दबदबा देखा गया था कांग्रेस का महाराष्ट्र के बीच में, तो क्या इन विधानसभा चुनावों में भी ये देखने को मिलेगा या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को हम अलग नजरिए से देखें? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात तो एक अलग थी और विधानसभा चुनाव की बात अलग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है पूरे तरीके से नैरेटिव था और दूसरी तरफ अगर देखें विधानसभा चुनाव में तो कहीं न कहीं ये चुनाव में शिंदे गुट ने, शिवसेना ने जो है कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री पद पर जो एकनाथ शिंदे बैठे हैं, उन्होंने अजित पवार के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के नई योजनाएं लॉन्च की है। लाडली बहना की योजना लॉन्च की है और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अलग योजना है, युवाओं के लिए
दिन जो है 20 तारीख को चुनाव हो गए, उसके पहले कौन किसी रणनीति लाता है, किस तरीके से जो है लोगों को, वोटरों को लुभाने की कोशिश करता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो सियासत है आज गरमाई हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम, ये जानकारी साझा करने के लिए। हकीम देशमुख मुंबई से हमारे साथ बने हुए थे। महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरी नजर हमारे सहयोगियों ने बनाकर रखी है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव इस बार इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कुछ गुटों के वहां पर जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर इसलिए लगी है क्योंकि पिछले चुनाव में पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना को चुना गया था। इस बार एक नई एनसीपी और एक नई शिवसेना अलग अलग गुटों के तौर पर सामने होंगी। तो क्या भावना के तौर पर पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना के साथ मुंबई या महाराष्ट्र के लोग जाएंगे या फिर नई को अपनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा के चुनाव संपन्न होने के बाद इन दो राज्यों में चुनाव होने हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो जुबानी जंग है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता के इस वक्त जो है वो विवादित बयान सामने आए हैं। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने ये विवादित बयान दिया है, इस पर बीजेपी नेताओं ने पलटकर जमकर निशाना साधा है। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले अब ये जो बोल हैं, ये जो बयानबाजी है, ये आमतौर पर देखी जा सकती है और ये विवादित बयान कांग्रेस नेता का सामने आया है। बिल्कुल, झारखंड विधानसभा चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने दिया विवादित बयान। सीता सोरेन के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। साफ तौर पर चुनाव है और ये होना बहुत लाजमी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पलटवार वार ये भी चलते रहते हैं उन सबके बीच में, पर बयानबाजी ये कुछ अलग देखने को मिली है और लगातार जिस तरह से इस पे निशाना भी साधा गया है। इरफान अंसारी ने अमर्यादित टिप्पणी जो की है सीता सोरेन के ऊपर और उसके बाद उसकी कड़ी निंदा भी होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा सीता सोरेन ने साफ कहा है। और सीता सोरेन भाजपा की नेता हैं जिनके ऊपर ये टिप्पणी की गई और उसके बाद प्रत्याशी हैं इरफान अंसारी, जिन्होंने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया से रूबरू होते हुए ये अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, जिसके बाद लगातार पलटवार जो है वो किया जा रहा है और माफी मांगने के लिए इरफान अंसारी को साफ तौर पर कहा जा रहा है। अब देखना होगा आगे सब कुछ निकल के क्या कुछ आता है। जो रिजेक्टेड माल है तो बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का, लड़िए। जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष झा, ये कितना बड़ा बयान है, विवादित बयान दिया है सीता सोरेन के खिलाफ और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले ये बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है झारखंड में। जी शीतल, जिस तरह से कि एक मंत्री हैं और मंत्री का ऐसा बयान आना निश्चित तौर पर यह चिंताजनक है, क्योंकि उनके पिताजी का वह गढ़ रहा है और वो भी पहले विधायक और अभी मंत्री हैं, तो वो जैसा बयान दिए हैं इसकी किरकिरी चारों ओर हो रही है। इसके बाद जिस तरह से कि सीता सोरेन ने उनके ऊपर हमला किया है, उन्हें बताया है कि महिला विरोधी हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, तो उन्होंने सफाई भी दी है कि मैं सीता माँ सीताराम करता हूँ, बीजेपी वाले जय श्री राम करते हैं, तो सफाई उन्होंने दिया है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। परंतु राजनीतिक टूल तो इसने पकड़ ही लिया है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक हथियार लगा है जिसका वो उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मंत्री, एक जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से ऐसा शब्द निकलना, वो भी उस समय में जिस समय राजनीतिक जो पारा है वो आसमान में हो और प्रतिद्वंदी लगातार आपके पीछे पड़ा हो, तो चिंताजनक है। और इस बात को जो जनता है वो भी समझ रही है और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो भी समझ रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, परंतु जिस तरह से उन्होंने भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह चिंताजनक है और चारों तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में वो माफी मांगते हैं या नहीं मांगते, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सीता सोरेन, उनका कहना है कि इन्हें अविलंब माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन बीजेपी जो है वो इन मौकों को नहीं छोड़ती है, खासतौर पर चुनाव से पहले, क्योंकि हवा बनानी है। बीजेपी विपक्ष में है, तो क्या इस बयान को एक बड़े बयान के तौर पर लिया जाएगा, इस बयान को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा
और उसका एक इफेक्ट भी देखा जाएगा? शीतल, बीजेपी की ओर से मुद्दा बना दिया गया है। जी। जिस तरह से कि लगातार बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है, उनके हाथ में जो ये हथियार लगा उसका उपयोग वो कर रहे हैं और चारों ओर दुष्प्रचार यूं कहें उनके भाषा में ये प्रचार करना शुरू कर दिए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के जो नेता हैं वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके जहन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, तो वो जीत कर आएंगे तो इस राज्य को क्या चलाएंगे। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को फिल्म में भी मिलना प्रारंभ हो गया है। लोग इस पर बात करना प्रारंभ कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने जो सफाई दी है अब वो पर्याप्त है या नहीं ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, क्योंकि उन्होंने ये दिया है कि बीजेपी से अधिक हम लोग सम्मान करते हैं। वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हम लोग सीताराम का नारा लगाते हैं, सीता का सम्मान करते हैं। लेकिन उनका यह बात जनता के जहन में कितना जाता है, भारतीय जनता पार्टी इसको कितना समेटते हैं, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। परंतु अभी का जो बयान है बिल्कुल मनीष, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। पर सबके बीच में जिस तरह से यह बयानबाजी हो रही है तो ये किस तरफ रुख ले सकती है? क्या ये आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचा पाएगी? बिल्कुल शीतल, अभी का जो उनका बयान है यह तो साफ तौर पे पता चलता है कि बेवजह दिया गया उनका बयान है और इससे हानि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही होना है। भारतीय जनता पार्टी को तो इससे हानि होना नहीं है, क्योंकि इस समय में जब राजनीतिक पारा चढ़ा हो और आपके प्रतिद्वंदी आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हो, उस समय इस तरह का बयान तो ना कहीं नुकसानदेह है। तो आने वाले समय में यदि ये इसे समझा नहीं पाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका मनीष ये जानकारी के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले पर एक्शन कर दिया है। 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है इस पूरे मामले को लेकर। ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही का आरोपी, ये आरोप मामले में इस तरह का बड़ा एक्शन पंजाब सरकार ने लिया है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू सामने आया था और इस इंटरव्यू के बाद वो तमाम चीजें, वो तमाम परतें, वो एक बंद जो किताब थी वो खुली थी, उसके हर एक पन्ने खुले थे और उन पन्नों में जो लिखा हुआ था उसका भी लॉरेंस बिश्नोई ने उस इंटरव्यू के जरिए खुले तौर पर उन्होंने अपनी बातें सामने रखी थी और उसका नतीजा भी हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है। इस पूरे मामले को लेकर अब पंजाब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही बरतने पर जो आरोपी थे उनको सस्पेंड कर दिया है, उन पर तुरंत कार्रवाई की है। डीएसपी से लेकर हेड कांस्टेबल अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, पंजाब सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताएं, गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही के आरोपियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसमें एक डीएसपी भी शामिल है। जो बताया जा रहा है, गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन। लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो है सुर्खियों में बने रहे हैं पिछले बहुत दिन से और इंटरव्यू के बाद लगातार सुर्खियों में थे और इस पर बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। इसमें कोताही बरतने वाले और जो लापरवाही बरतने वाले आरोपी हैं उनको सस्पेंड किया गया। पंजाब सरकार का एक बड़ा एक्शन, गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट ने और 7 अधिकारियों को और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें बिल्कुल, ये इस वक्त देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इस गैंग के तार जुड़े हुए हैं और इसका नतीजा भी हमने देखा है। किस तरह से पहले पंजाब के अंदर पंजाब के एक मशहूर और प्रसिद्ध जो गायक थे सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या हुई और उसकी जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली। उसके बाद बाबा सिद्दीकी का एक बड़ा नाम, उसकी हत्या हुई, वो भी जिम्मेदारी ली गई। फिलहाल सस्पेंड अधिकारी और कर्मचारी कौन कौन से? डीएसपी गुरशेर सिंह अमृतसर स्थित 9 बटालियन से ताल्लुक रखते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया है। उन पर भी गाज गिरी है इस पूरे मामले को लेकर। डीएसपी समीर समर वनीत ये भी इसमें शामिल हैं और देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही बरती है और इस लापरवाही का नतीजा अब सीधे सीधे पंजाब सरकार ने ये सामने रखा है और सस्पेंड कर दिया है। डीएसपी समर वनीत भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई काफी सुर्खियों में बने रहे पिछले कुछ दिनों के अंदर और जिस तरह से ये इंटरव्यू का मामला था वो सामने आया, उसके बाद लगातार गाज गिरती हुई नजर आई। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर रीना CIA खरड़ में तैनात है, इनको भी सस्पेंड किया गया है। बड़ी कार्रवाई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये की गई है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, गाज गिरना भी लाजमी था। सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू
AGTF में तैनात हैं, इन पर भी गाज करी है, इनको भी सस्पेंड किया गया है। 7 अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड किए हैं और उसके बाद सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह AGTF में तैनात और इनको भी सस्पेंड किया गया है। बड़ी कार्रवाई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लगातार की गई है। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामला जिसमें कि ये लगातार गाजगिरी है कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर। नवदीप छाबड़ा ब्यूरो चीफ इस वक्त पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवदीप जी, ये बहुत बड़ा मामला है, ये ना सिर्फ देश का बल्कि विदेश तक ये मामला पहुंच चुका है। एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग, ये जो सुर्खियों में रहना और अब पंजाब सरकार का ये बड़ा कदम। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा जब 2022 के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के अंदर हुई थी तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे सामने आया था, क्योंकि बिश्नोई गैंग ने ही ये हत्या करवाई थी। उसके बाद जब ये पूरा मामला हुआ तो पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया गया था और जब उनको पंजाब लाया गया तो खर्ड CI स्टाफ की जो बिल्डिंग है वहां पर उसको कई दिन वहां पर रखा गया था। और इसी दौरान 3 और 4 सितंबर को ये पूरा इंटरव्यू एक निजी चैनल की तरफ से किया गया था। हालांकि ये इंटरव्यू बाद में बहुत देरी से प्रकाशित जो है दिखाया गया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और इसके लिए स्पेशल जो SIT बनाई गई थी और SIT इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रही थी। हालांकि पंजाब सरकार पहले कई बार इस मामले को या पुलिस इसको नकारती रही है, ठंडे बस्ते में भी मामला डाला गया, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद कार्रवाई जो है वो तेज की गई। अब इस पर जो हाई कोर्ट के अंदर एक कंप्लीशन रिपोर्ट जो है जो DGP स्पेशल DGP सुबोध कुमार है उन्होंने जो रिपोर्ट दाखिल की थी उसके बाद अब पहले मामला दर्ज हुआ और उसके बाद अब हाई कोर्ट के निर्देश और राज्यपाल के इंटरफेयर के बाद अब पंजाब सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने कुल 7 पुलिस जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर ये कार्रवाई की है, जिसमें DSP गुरशेद सिंह संधू हैं, DSP समीर वनीत हैं, समर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू, सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह और इसके अलावा एक ASI मुख्तियार सिंह और उसमें एक जो हवलदार हैं ओम प्रकाश, इनको सस्पेंड किया गया है। और ये सभी जिनको सस्पेंड किया गया इनकी ड्यूटी उस वक्त CIA स्टाफ जो खर्ड पड़ता है वहां पर इनकी तैनाती थी और इनकी मौजूदगी में ही ये पूरा इंटरव्यू एक निजी चैनल की तरफ से मुहैया कराया गया। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े तंत्र का फेलियर था और बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे जेलों की सुरक्षा पर कि अगर एक कुख्यात जो गैंगस्टर है वो जेल के अंदर बंद है, उनको लाया गया है, वो शरेआम एक चैनल को इंटरव्यू देता है और उस पर पुलिस एक्शन नहीं लेती और वो इंटरव्यू प्रकाशित भी हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा फेलियर था और उस पर लगातार जांच हो रही थी और अब जाकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और 7 पुलिस मुलाजिमों को इस मामले के अंदर सस्पेंड जो है वो कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप जी, ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत ये बड़ी खबर थी। फिलहाल फुल एक्शन में इस वक्त हरियाणा CM नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। CM बनने के बाद हरियाणा CM नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हरियाणा की प्रगति, हरियाणा के विकास को लेकर बातचीत करेंगे। अहम बैठकें होनी है और कई मुद्दे नायब सिंह सैनी की तरफ से रखे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार नायब सिंह सैनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया था जब मनोहर लाल को हरियाणा से हटाया गया, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी को कमान संभाली। नायब सिंह सैनी ने लगभग 7 से 8 महीने काम किया मुख्यमंत्री के पद पर रहकर, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो वहां पर चुनाव जो है वो बीजेपी ने जीते, पूर्ण बहुमत मिला, 48 सीटें मिली और सरकार बनाई। फिर से एक बार नायब सिंह सैनी को यह जिम्मेदारी दी गई। नायब सिंह सैनी इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पूरी तरह से फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक वो अपने संपर्कों को और भी मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें कि फुल एक्शन में हरियाणा CM नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने दिल्ली का दौरा है प्रस्तावित और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। CM नायब सिंह सैनी हरियाणा CM की कई बड़ी अहम बैठकें जो हैं वो भी प्रस्तावित है। लगातार कल जिस तरीके से विधायक
शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पर शपथ ली जाती है। उसके बाद आज दिल्ली दौरा तो काफ़ी अहम माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी शायद कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, वो भी काफ़ी अहम रहने वाला है। उन सबके बीच में आज दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात भी करेंगे, बैठकें भी होना प्रस्तावित है। आपको बताना चाहेंगे धनबाद में सड़क धंसने पर विधायक ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। जेएमएम जो झारखंड के इस वक्त सरकार का मुख्य हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन के मुख्य हिस्सा हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी उन्होंने लगाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज तो हो गया है, लेकिन ये ठीक चुनाव से पहले ही ये इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं और सड़क को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया गया है। ये इस तरह के आरोप इस वक्त जो है वो विधायक द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो झारखंड में विधायक राज सिंह ने जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं सड़क धंसने पर, और सड़क धंसने के बाद सड़क को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, ये बातें कही गई हैं। क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है इस रोड का, और वर्ल्ड बैंक के लोन का पैसा है 460 करोड़ की राशि से सड़क बनी है, और इतना 420 किलोमीटर का रोड 460 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और उसके बाद रोड का यह हश्र उद्घाटन के लेकर मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं गुजरे होंगे। 6 महीना का 1-2 महीना में तो लगता है गुजरा, 1-2 में नहीं हुआ होगा। पहले भी 2-3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले सुने थे तो कहीं कहीं से फंसा था, और ये तो बड़ा गोप हो गया है। एक लेन रोड है, इसको भ्रष्टाचार कहें कि हड़बड़ी में श्रेय लेने के लिए उद्घाटन का परिणाम कहें, श्रेय लेने के लिए उद्घाटन का श्रेय लेने का परिणाम भी कह सकते हैं इसको। तो मैं तो कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए इस रोड की। यह इतनी बड़ी राशि की, और वो भी वर्ल्ड बैंक के लोन लेकर के काम हुआ है, ये पैसा कौन भरेगा? बाकी सरकार ने काम शुरुआत। चलिए, न्यूज रूम टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना है। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।